जी की ओर से विधानसभा के मद्देनजर किया जा रहा है, उनके दावे में क्या वास्तव में आपको दम दिखता है? क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव की अगर मैं बात करूं, 16 ऐसे राज्य रहे केंद्र शासित प्रदेश जहां पर कांग्रेस पार्टी का खाता भी नहीं खुला था। 303 पर अगर बीजेपी थी तो 52 पर कांग्रेस पार्टी थी। लेकिन इस बार आपको क्या लग रहा है कि विधानसभा जीतने के बाद कांग्रेस का मनोबल बढ़ा हुआ है और इस वजह से वो इतने बड़े दावे कर रही है? संजय जी। चित्रा जी, मनोबल तो निश्चित रूप से बढ़ा हुआ है। मनोबल बढ़ने का कारण भी है, उन्होंने 2 जीत अभी हासिल की। कर्नाटक में अच्छी जीत हुई, हिमाचल में उन्होंने सरकार बनाई, तो कांग्रेस का मनोबल तो बढ़ा हुआ है। और इससे फायदा ये होता है कि आपका पार्टी के वर्कर वो एक तरह से मोबिलाइज होते हैं। लेकिन इस मनोबल से क्या वोटरों का मनोबल भी बढ़ेगा या वोटरों का रुझान भी कांग्रेस की तरफ होगा, ये शायद अभी भी देखने की बात है। क्योंकि जिस सर्वे का बार बार जिक्र हो रहा है और ऐसे तमाम एक दो और सर्विस भी आ रही है, सब सर्वे ये बता रहे हैं कि कांग्रेस ऊपर जा रही है। हालांकि आज तक का जो सर्वे है सी वोटर का, उसमें कांग्रेस को 20% वोट ही आता हुआ दिख रहा है। लेकिन अगर हम ये मान भी लें कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस की तरफ पॉजिटिव स्विंग है, फिर भी गैप दोनों के बीच में बहुत है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच में गैप बहुत है। और अगर इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन की बात करें, सुरेंद्र राजपूत जी बार बार कह रहे हैं, जो सर्वे में भी आ रहा था 41 और 43%, लेकिन ये 41% जो है ये कई ऐसे पार्टियों के वोट का समावेश है, इसमें जमा जोड़ है, जो आखिरी में एक साथ उनका वोट एक साथ जमा नहीं होगा। इसी वजह से आप देखिए सीटों में बहुत अंतर है। बिल्कुल। तो 2019 में बीजेपी बहुत मजबूत स्थिति में थी, कांग्रेस बहुत कमजोर थी। 2024 के चुनाव के समय कांग्रेस 2019 की तुलना में मजबूत दिखाई पड़ती है। लेकिन अगर अभी भी बीजेपी से तुलना करें, मेरे समझ से बीजेपी की तुलना में अभी भी कांग्रेस बहुत कमजोर है, बिल्कुल, और बहुत पीछे चल रही है। और सुरेंद्र राजपूत जी, प्रधानमंत्री की लोकप्रियता का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो तमाम नियमों को तोड़ देता है, ध्वस्त कर देता है। जिन बातों को संजय जी ने कहा है उसको मैं आगे बढ़ाते हुए, देखिए मेरे पास पूरी की पूरी रिसर्च है। 2019 की बात करूं, 2014 में आप लोगों का जो वोट प्रतिशत था वो 19.5% के आसपास ही था। अभी भी ये बढ़कर 20% हो जाता है। ऐसा नहीं है कि बीजेपी के बराबर जाकर आप खड़े हो जाते हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी यहां पर 38% वोट शेयर यानी कि 19 के मुकाबले थोड़ा ज्यादा ही पाती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता के लिए आपको एक चेहरा देना होगा। वो चेहरा कौन होगा? सुरेंद्र राजपूत जी। और कहा यह भी जा रहा है कि दरअसल जो क्षेत्रीय नेताओं की ओर से बार बार दावे किए जा रहे हैं कि 23 में लोकसभा के चुनाव हो जाएंगे, वो इसलिए भी क्योंकि कांग्रेस पार्टी के ऊपर दबाव बनाया जाए ताकि वो जल्द से जल्द संयोजक का चुनाव कर पाए, सीट शेयरिंग हो जाए अलग अलग राज्यों में पार्टियों को लेकर। तो ये दबाव की रणनीति भी है क्षेत्रीय दलों की आप लोगों के ऊपर। दोनों सवालों का जवाब उसके बाद प्रेम शुक्ला जी आ रही हूं आपके पास। मैं बहुत पिन पॉइंटेड कहता हूं ना कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है और देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, और वक्त आने पर बता देंगे तुझे है आसमां। हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में। हम तो आपके सर्वे को भी सही मान रहे हैं चित्रा जी, देखो बिल्कुल सही मान रहे हैं। हम तो खुलेआम कह रहे हैं, बताओ हमको 20% आप वोट दे रही हो, तब भी हम आपके सर्वे को सही कह रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं आपसे कि जैसे जैसे आपके सर्वे का समय अब बढ़ता चला जाएगा, यही तो बड़ा कारण है, आपका सर्वे ही बड़ा कारण है कि जैसे जैसे ये समय बीतता जाएगा वैसे वैसे एनडीए का वोट शेयर घटता जाएगा और वैसे वैसे क्या नाम इंडिया का वोट शेयर बढ़ता जाएगा। अभी 2 मीटिंग हुई हैं तो अभी गैस सिलेंडर के दाम कम हो गए। अभी आप देखिएगा कि बाकी जैसे मीटिंग होंगी तो और भी चीजों के दाम कम हो जाएंगे। मोदी जी की जो सबसे बड़ी समस्या है ना, आप 10 साल का उन्होंने बिल्कुल प्रचंड लहर उनकी है, हम इसको स्वीकार करते हैं। लेकिन 2019 में ये दोपहर के 2 बज रहे थे। आज की डेट में मोदी जी के शाम के 5 बज गए हैं। 1 घंटे में सूर्य अस्त हो जाएगा। तभी तो वो लोग पहले चुनाव कराने के लिए ये मुफ्त की रेवड़ियां जो सो कॉल्ड मैं जवाब ले लेती हूं प्रेम शुक्ला अभी तो ये, और आपको अभी हमारी तो मांग है कि किसानों का जो आप देते हैं ऑनरेरियम, जो 6,000 रुपए साल का देते हैं, वो 24,000 रुपए करिए। हमें मालूम है 9,000 और 12,000 तो आप करेंगे। ठीक है प्रेम शुक्ला जी, आप 24,000 रुपए करिए, हमारी मांग है आपके चैनल के माध्यम से। ठीक है, वो कह रहे हैं जैसे जैसे लोकसभा चुनाव की तारीखें नजदीक आएंगी वैसे वैसे बीजेपी का ग्राफ गिरता हुआ चला जाएगा, सूर्यास्त हो जाएगा। देखिए 2028 में भी इसी तरह सुरेंद्र राजपूत जी आपके चैनल में बैठेंगे और कहेंगे मोदी जी की लोकप्रियता 2024 तक थी। 2014 में मान रहे थे क्या मोदी जी लोकप्रिय है? 2019 में मान रहे थे क्या मोदी जी लोकप्रिय है? 2024 में कैसे मानेंगे कि मोदी जी लोकप्रिय है? ये 2028 में भी नहीं मानेंगे।
और आप याद कर लीजिए इसी सी वोटर का सर्वे जी जनवरी 2019 का, उसमें एनडीए को 233 सीटें दी गई थी और आई कितनी सीटें? भारतीय जनता पार्टी को 211 सीट बता रहे थे और आई भारतीय जनता पार्टी की 303 सीट। जब भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में 272 प्लस का नारा दिया तो हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता मित्र आकर कहते थे कि आप तो क्षेत्रीय पार्टी हैं, आप तो अखिल भारतीय पार्टी ही नहीं है, तो आप कहां से जीतने वाले हैं? जब भारतीय जनता पार्टी को जनता ने जनादेश देकर 282 सीटें कर दी और कांग्रेस को ऐतिहासिक रूप से 44 सीटों पर समेट दिया, तब ईवीएम को दोष दे रहे थे। 2019 में जब सपा बसपा आरएलडी लोग और कांग्रेस का रणनीतिक गठबंधन उत्तर प्रदेश में हो गया तो लोगों ने कहा अब भारतीय जनता पार्टी 250 सीट तो क्रॉस ही नहीं कर सकती है। लेकिन उस उत्तर प्रदेश में सपा बसपा आरएलडी और कांग्रेस के गठबंधन के बाद भी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए को 80 में से 64 सीटें जीतने में सफलता मिली। और उसके ठीक पहले राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के चुनाव जीते थे और कर्नाटक में जनता दल सेकुलर के साथ मिलकर सरकार बनाई थी। कर्नाटक में हम 28 में से 26 सीटें जीते, मध्य प्रदेश में सिर्फ 1 सीटें जीत पाए, छिंदवाड़ा वाली सीट। राजस्थान की सारी सीटें हम जीते, यहाँ तक कि वैभव गहलोत, अशोक गहलोत के पुत्र भी चुनाव हार गए। तो आपने देखा है कि 2014 हो या 2019 हो, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के समर्थन में जनादेश देने के लिए जनता की तत्परता के कारण विपक्ष टिकता नहीं है और हर बार कहता है कि मोदी जी लोकप्रिय नहीं है। तो ये तो इसके अलावा क्या कहेंगे? क्या कहेंगे कि मोदी जी अत्यंत लोकप्रिय और राहुल गांधी जी बुरी तरह हार जाएंगे? ये सुरेंद्र राजपूत उनके कांग्रेस के प्रवक्ता से आप ऐसे वाक्यों की अपेक्षा थोड़े कर सकती हैं। कीर्ति आजाद जी, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन सुरेंद्र राजपूत जी उन्होंने जो आरोप लगाए हैं उस पर जवाब दे दें आप। 3-4 चीजें। पहली चीज तो तथ्यात्मक रूप से प्रेम शुक्ला जी गलत कह रहे हैं। 2019 के चुनाव में सपा बसपा और लोकदल साथ लड़े थे, कांग्रेस अलग लड़ी थी, तो यह तथ्यात्मक गलती है। और नंबर 1। नंबर 2, हम स्वीकार करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड जीत हासिल की थी। भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड जीत हासिल की थी। तीसरी बात, हम इस चीज को भी स्वीकार करते हैं कि 1984 में भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 2 सीटों की पार्टी थी, अब अखिल भारतीय स्वरूप की पार्टी है। आप इस चीज को तो स्वीकार करिए कि 2014 का चुनाव, 2019 के चुनाव के जो फॉल्स प्रॉमिसेस थे, जो आपने गलत बयानियां की थी, गलत वादे लोगों से किए थे, आज की डेट में बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई चरम पर है, चीन की समस्या चरम पर है। आज की डेट में लोगों की आंखें खुल चुकी हैं और 2024 में चाहे अग्निवीर वाली योजना हो आपकी, चाहे बाकी सारी योजना हो, प्रेम शुक्ला जी, अखिल भारतीय स्तर पर आप चुनाव हारने जा रहे हैं। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की वाकपटुता भी अब खत्म हो चुकी है। नरेंद्र मोदी जी तथ्यात्मक गलतियां भी कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी चीन के राष्ट्रपति जी जिनपिंग के साथ में एक गैर बराबरी का भी व्यवहार कर रहे हैं। वो वहां पर खड़े रहते हैं, जी जिनपिंग साहब बैठे रहते हैं। ये सारी की हम अपने संप्रभु प्रधानमंत्री को ऐसे नहीं देख सकते जैसे हमने साउथ अफ्रीका में देखा था, आदरणीय प्रेम शुक्ला जी। तो मैं आपको फिर से कह दूं कि अब देश की जनता बहुत स्पष्ट रूप से जान रही है कि कौन आदमी काम कर रहा है और कौन कोरी बयानबाजी कर रहा है। ठीक है, लेकिन पूरे बयानबाजियों से अब भारतीय जनता पार्टी का जो अच्छा नेतृत्व है वो भी नाखुश है। ये बात बिल्कुल सच है कि 2019 में कांग्रेस पार्टी किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं थी, अलग लड़ी थी। लेकिन ये बात भी सच है कि रायबरेली और अमेठी में विपक्षी दलों की ओर से कोई उम्मीदवार नहीं उतारा गया था। राहुल गांधी को एक तरह का परोक्ष समर्थन था, उसके बावजूद राहुल अमेठी हार जाते हैं। तो ये भी एक बड़ा तथ्य आपके सामने है, बिल्कुल इस बात को ध्यान रखना होगा आपको। प्रेम शुक्ला जी, उनकी बातों पर जवाब दे दीजिए। कीर्ति आजाद जी, मैं फौरन आऊंगी आपके पास। तो वही बात है ना कि अगर गठबंधन इतना मजबूत बना था तो भी हार गया, तो फिर आगे क्या होगा? 24 में क्या बदल जाएगा? प्रेम शुक्ला जी, लेकिन उसके पहले आप जल्दी से। चित्रा जी, मैंने फिर से कहा, मैंने रणनीतिक शब्द का प्रयोग किया था और अमेठी रायबरेली के लिए रणनीतिक गठबंधन किया था। मैंने गठबंधन नहीं कहा, रणनीतिक गठबंधन। दूसरी बात, अब महंगाई की बात कर लेते हैं। 2004 से 14 के बीच में एवरेज मुद्रास्फीति का दर 10% थी, जो मोदी जी कार्यकाल में एवरेज 5% है। बेरोजगारी की दशा, सरकारी नौकरियों का आंकड़ा उठाकर देख लीजिए, इनसे अधिक हमने दी है। 1.5 करोड़ लोग अगर ईपीएफओ में वर्ष 2022-23 में रजिस्टर होते हैं, यानी ऑर्गेनाइज सेक्टर में इतने जॉब अगर अगर जनरेट हो रहे हैं, इसका सीधा सा मतलब है कि हमने अच्छा खासा रोजगार दिया है।
लोगों को। और तीसरी बात, जो चीन की बात कर दी आपने साहब, चीन को 42,000 किलोमीटर भूमि देने के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू जिस तरह से उसके सामने झुके, ये क्या देश नहीं जानता है? और जाने दीजिए, जोरावर किला पर कब्जा कर लिया चीन ने, 2005 में ध्वस्त कर दिया उसको, हमारे सीमा में घुस आया। डॉक्टर मनमोहन सिंह कहते थे कि इस विषय पर बात ही मत कीजिए, समाचार पत्रों से प्रकाशित मत कीजिए। 2013 में बाकायदा टाइम्स ऑफ इंडिया के एक पत्रकार पर इसलिए केस बन गई कि उसने चीन का जिस तरह से घुसपैठ थी उसकी रिपोर्टिंग कर दी थी। ठीक है साहब, आपकी दशा ये थी कि हु जिनताओ शी जिनपिंग के पहले जो चीन के राष्ट्रपति थे, जब वो आए यहाँ पर तो मनमोहन सिंह दौड़े दौड़े चले गए सारे प्रोटोकॉल तोड़कर उनको लाने, और उसके बाद दलाई लामा को अरुणाचल प्रदेश में जाने के लिए उनकी प्रवास को रोक दिया आपने। तो चीन के सामने आप कितने दबे हुए थे? 43,000 वर्ग किलोमीटर की भूमि देने के बाद आप जिस तरह से कांग्रेसी बातें करते हैं, वो क्या लोग जानते नहीं? अब जरा चर्चा को विस्तार दे चीन के साथ आजाद जी आपको शामिल कराना चाहूंगी। ठीक है, चीन के एजेंडे पर कैसे काम कर रहे हैं? ओके, कीर्ति आजाद जी, अब आपसे मेरा ये सवाल है, चूंकि 2 दिन के बाद ही विपक्षी एकता की मुंबई में बैठक होने जा रही है। 2 दिन पहले ममता बनर्जी की ओर से, फिर नीतीश कुमार की ओर से इस तरह का बयान आता है। कांग्रेस पार्टी पर दबाव बनाने की ये स्ट्रैटेजी तो नहीं है क्षेत्रीय दलों के बड़े नेताओं की, कि कांग्रेस से आप लोग ये कह नहीं पा रहे हैं कि जल्दी से जल्दी संयोजक का नाम तय करो? 2 बैठकें हो गई है, तीसरी बैठक का भी कोई अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो कई और दूसरे मुद्दे हैं सीट शेयरिंग को लेकर, कि कांग्रेस पार्टी जल्दी इस बारे में फैसला करे, क्योंकि विपक्षी दलों के भीतर से भी गठबंधन की गांठें कहीं कहीं बंधी हुई दिखाई दे रही हैं। तो ये मजबूरी भी है बार बार ये बताना कि दिसंबर में हो सकते हैं चुनाव, एकजुट हो जाओ। इंडिया का गठबंधन है और संयोजक जो तय होगा वो सभी लोग मिलकर के बैठेंगे और तय करेंगे, उसमें कांग्रेस भी होगी। मुझे समझ नहीं आता कि कांग्रेस का नाम लेकर आप इंडिया में फूट डालने का प्रयास कर रही हैं क्या? जब यह एक बार नहीं अनेकों बार आपके साथ भी, मैं आपके इस शो में हल्ला बोल में इस चीज को आपके साथ मैं बात कर चुका हूं और कह चुका हूं कि सभी मिलेंगे। ये तीसरी मीटिंग हो रही है, तीसरी मीटिंग से ऐसी खलबली फैली है कि 200 रुपए अभी कम हुए हैं। अभी ये मीटिंग तो आप होने दीजिए ना। मुझे समझ नहीं आ रहा कि इतनी आतुरता क्यों है। सब कुछ तय हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। प्रधानमंत्री का भी बता दिया। अब मैं सवाल आप कह रहे हैं कि मैं फूट डालने की कोशिश कर रही हूँ होने के बाद। सर, आप जिस टीएमसी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उसी पश्चिम बंगाल में बार बार अधीर रंजन चौधरी की ओर से ममता बनर्जी पर कटाक्ष किया जाता है, निशाना साधा जाता है। हम लोग तो बस सवाल पूछने का काम करते हैं। अभी मुंबई बैठक के पहले ही दंगल छिड़ा हुआ है पश्चिम बंगाल से लेकर दिल्ली तक, तो अभी तो उसका जवाब देना है आपको। जल्दी से 2 लाइन में, उसके बाद संजय जी आ रही हूं आपके पास। अवश्य। हाँ, नहीं, बिल्कुल आपने ठीक कहा, अधीर रंजन चौधरी कर रहे हैं। ये कांग्रेस को सोचना होगा कि क्या उनकी जो क्षेत्रीय वहां पर बंगाल की प्रादेशिक कांग्रेस है, क्या वो इसी तरीके से चलाना चाहते हैं या उसको चुप कराना चाहते हैं? जब हम एक पूरे देश की समावेश करके एक जगह पर देख रहे हैं, तब यह बात आती है कि उसको नियंत्रण में करना पड़ेगा, और यह बातें चल रही, चलती रहेंगी।